नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। जैसे जैसे स्कूल खुल रहे हैं, माता पिता की चिंता भी थोड़ी सी बढ़ रही है टीकाकरण को लेकर। हालांकि माता पिता अपने बच्चों को अब स्कूल भेजना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर ये भी है कि जो बच्चे जिनको अभी तक टीके नहीं लगे हैं उनका क्या होगा, उनको कैसे सुरक्षा मिलेगी। ऐसे में अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक्सपर्ट पैनल्स के साथ बात की जा रही है और ये जल्द ही फैसला लिया जाएगा कि अब कौन से कैटेगरी के बच्चों को टीका दिया जा सकता है। तो दुनिया भर में अभी टीकाकरण की जो स्थिति है बच्चों की वो अलग अलग है, लेकिन ज्यादातर देश जो हैं वो 5 साल से ऊपर के बच्चों को टीका दे रहे हैं। हालांकि उसके लिए पीडियाट्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई देश फाइजर की वैक्सीन को एक अलग ढंग से दे रहे हैं, जो अडल्ट्स में दिया जाता है उससे कुछ अलग तरीके से। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश जुड़ गई हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं क्लिनिकल ट्रायल की, और डॉक्टर फजल नबी हैं, जो कि निदेशक हैं बाल रोग विभाग, जसलोक अस्पताल मुंबई के। शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर नबी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बच्चों के लिए टीका जाहिर तौर पर पूरी क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ही, लेकिन कितना जरूरी है अभी? जब भी पैंडेमिक होता है तो ये पैंडेमिक में जितना हम लोग जल्दी वैक्सीन करके इम्यून आ जाता है तो उतना अच्छा ही है। द रीजन, ये पैंडेमिक में ऑलरेडी बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज में 5 साल के ऊपर टीका लगाना शुरू कर दिया है। हम लोग वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, अभी 15 साल के ऊपर लगा दिया है और जल्द से जल्द हम लोग 5 साल के ऊपर बच्चों को भी लगाना चाहिए, नॉट ओनली 12 साल, क्योंकि अभी ये एक बार टीका लगने से वो इम्यूनिटी आती है एंड वो इम्यूनिटी इट्स एटलीस्ट बीमारी को बचाओ या ना बचाओ, लेकिन एटलीस्ट सीवियरिटी जो होती है बीमारी से, उससे हम लोग प्रोटेक्ट हो सकते हैं। यही हमको सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में पता लगा है कि एटलीस्ट सीवियरिटी जो है बीमारी का वो बहुत कम हो चुका है। एंड एक अच्छी बात है पेरेंट्स के लिए कि थर्ड वेव इतना हल्का सा आया है, बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया है लेकिन फिर भी ये लोगों में इन्फेक्शन 1 या 2 दिन में ही ठीक होने लगा है। द रीजन इसलिए है कि ये ऑलरेडी ये लोग बच्चे पहले ही इन्फेक्शन से एक्सपोज हो चुके हैं और एक्सपोज होके उसमें नेचुरल एंटीबॉडीज आ चुके हैं। थोड़े स्टडीज इंडिया में भी किया है कि लेबोरेटरी से भी जो भी सैंपल दिया है बच्चे लोगों ने अंडर 18, उनका सैंपल एंटीबॉडीज के लिए टेस्ट किया था तो ऑलमोस्ट 75% बच्चों अंडर 18 के एंटीबॉडीज आ चुके हैं। दैट मीन्स इज ए वेरी गुड रिस्पॉन्स। जी डॉक्टर चंद्रा, ये जो दूसरे देशों में बात कही जा रही है कि साइड इफेक्ट कम हो, बुरा असर कोई भी अगर उसका है वो कम हो, इसके लिए एक पीडियाट्रिक फॉर्मूला भी दिया जाता है, ये सब क्या होता है और किस तरह से इसको दिया जा सकता है बच्चों को? देखिए, वैक्सीनेशन, ये जो हमारा जो वैक्सीन का अप्रूवल मिलता है, इट हैज बीन डन mainly in adults. Phase 1, Phase 2, Phase 3 करने के बाद वो application it gets an approval to be used in the country. उसके पीडियाट्रिक के लिए they are different set of people, उसके लिए अलग से ट्रायल करना पड़ता है। इंडिया में भी वो ट्रायल हो चुका है लास्ट ईयर एंड DCGI से अप्रूवल मिल गया है। उनका डोजेज अलग होता है, फ्रीक्वेंसी अलग होता है, कंपोजिशन भी अलग होता है, बिकॉज पीडियाट्रिक के लिए उनका बॉडी सरफेस एरिया, वेट भी देखना है एंड एज भी देखना है, उसी हिसाब से देना है। सो इसीलिए अलग सा वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल बनता है, उनको बोलते हैं पीडियाट्रिक अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। हमारा देश में दूसरे वैक्सीन के लिए है, इट्स पीडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वो बर्थ से लेकर के 12 साल तक है, वो पीडियाट्रिशियन देता है। It has its own frequency. So उसी हिसाब से कोरोना वैक्सीन भी पीडियाट्रिक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। It has been approved by ICMR, दूसरे देशों में अभी शुरू हो गया है। हमारा इंडिया में 15 to 18 years के ऑलमोस्ट 5 crore चिल्ड्रन को अभी ये वैक्सीन लग चुके हैं। ओके, इट इज गिवन ऑन day 1 एंड
3 से 4 हफ्ते के अंदर 2 डोज, द 2 डोजेस आर क्लोज टू ईच अदर, ओके। एंड इसके साथ साथ क्या है दिखाई गया है दैट द इम्यूनिटी इज क्वाइट गुड एंड उनसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जस्ट वहीं पे दर्द इंजेक्शन साइट में और बुखार, इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट्स, क्वाइट सेफ एंड हाईली एफिकेसी। जैसे माय कोलीग हैज आल्सो टोल्ड, इट प्रिवेंट्स योर एडमिशन, हॉस्पिटल का एडमिशन कम करते हैं, मौत से आपको स्टॉप करते हैं, साइड इफेक्ट्स भी कम करते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये डेटा देखने के बाद हमारा DCGI एंड ICMR एक्सटेंडेड द अप्रूवल फॉर बिलो 15। अभी हम लोग जो आगे जाने वाले हैं 15 साल के नीचे बच्चों को देना है, उसी हिसाब से उनका डोज, द टाइप ऑफ वैक्सीन, ड्यूरेशन बच्चों को देख करके देना है। बिकॉज एक जो 2 साल का बच्चे और जो 15 साल और 14 साल का बच्चा, उनमें बहुत सारे अलग है। सो उसी हिसाब से पीडियाट्रिक प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, जैसे हम दूसरे वैक्सीन में मेंटेन करता है वही। दिस इज बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस, ह्यूमन सेफ्टी इज फर्स्ट एंड सब कुछ करना है विद प्रॉपर गाइडलाइंस उसी हिसाब से। ऐसे में डॉक्टर नबी, ये कहा जा रहा था कि बच्चों में खतरा कम है, बीमारी ज्यादा सिवियर नहीं हो रही है, बच्चों में संक्रमण दिखाई नहीं दे रहा है, तो संक्रमण भले ही हो, बीमारी का असर नहीं दिख रहा है, तो क्या अगर टीका नहीं भी लग पाता है तो माँ बाप के लिए आपकी क्या रहेगी राय कि जब वो बच्चों को भेजते हैं तो क्या करें स्कूल? बच्चों में जो भी अभी अब तक एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा सा था। अब हम जो भी पीडियाट्रिशियन से या फिजिशियन से ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड एंड सीवियर कोर्स नहीं है, बट बच्चों को इम्यूनिटी दिलवाने के लिए नेचुरल इन्फेक्शन से तो आता है, और दूसरी बात यह है कि जो भी अडल्ट, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी वैक्सीन लिया है, उनका भी वैक्सीन का एक एंटीबॉडी टाइटर लेवल्स, प्रोटेक्शन, ड्यूरेशन, ये सब एक टाइम पीरियड रहता है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ ये वायरल वैक्सीन जो रहते हैं उनका प्रोटेक्शन अप टू 1 ईयर तक रहता है, एंड वो लोगों का फिर उनका वैक्सीन निकल जाता है। बट जब उनका इम्यूनिटी कम हो जाता है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का, एंड बच्चों जब स्कूल में ग्रुप में सब होके आते हैं, बच्चों को भी एंटीबॉडीज आज का दिन में अच्छा है क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन आ गया है, एंड उसके बाद में फिर इनका एंटीबॉडी टाइटर जैसा कम होना शुरू होगा, उस टाइम पे बच्चों को इन्फेक्शन के चांसेस रहता है। एंड एज हमारा जो 2 साल में एक्सपीरियंस है, बच्चों में तो कुछ सीवियर नहीं है, लेकिन ये बच्चे जब इन्फेक्शन होके स्कूल से इन्फेक्शन कैरी करेंगे, एंड दे आर ए गुड सोर्स फॉर इन्फेक्शन एट होम टू फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। ये अच्छी बात है कि आज का दिन में बहुत से अडल्ट पेरेंट्स सब लोग वैक्सीन ले चुके हैं, लेकिन उनका तो अभी नेक्स्ट बूस्टर डोज आएगा, बूस्टर डोज लेना है, कभी वो नहीं लेंगे, दे आर मोर रिस्क, इन्फेक्शन का रिस्क हो जाता है। ये सोच के हम लोग बच्चों में वैक्सीन कर देंगे तो बच्चों जब ग्रुप नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी घर स्कूल में इन्फेक्शन भी होता है तो उतना इन्फेक्शन का चांसेस नहीं रहता है, होगा भी तो जल्दी ये वायरस उतना स्प्रेड नहीं होता है, जल्दी से निकल जाता है। जी, उनको बच्चों को एक तरह की प्रोटेक्शन हालांकि डॉक्टर चंद्रा इससे भी मिलती है कि हमारे देश की जो पूरी पॉपुलेशन है, जो अडल्ट पॉपुलेशन, अगर वो अपने आप को दोनों डोज दिलवा दे तो वो कितना जरूरी हो जाता है हमारी जिम्मेदारी बच्चों को बचाने के लिए। यस, ये बहुत ही है, बिकॉज हर्ड इम्यूनिटी इसको बोलते हैं। एक तो है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। अगर हमारा एडल्ट पॉपुलेशन, अगर आप देखिए 97.5% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन के 1 डोज लग चुके हैं, 77% को 2 डोज वैक्सीन ले चुके हैं, तो उसके क्या होता है, जिसके शरीर के अंदर वैक्सीन ऑलरेडी है, उसके पास एंटीबॉडी है, और वो उसके साथ साथ जो वायरस अटैक करते हैं इम्यून भी हो जाते हैं, और एक साथ साथ इम्यूनिटी एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन दूसरे को फैलते हैं। तो दूसरे के अंदर अगर प्रॉपर कोविड नहीं हुआ भी, बट उनके शरीर के अंदर एंटीबॉडी रहता है, इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ये हर्ड इम्यूनिटी कब हो सकता है, जब हमारा 100% ऑफ इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। सो इसी हिसाब से सब घर में बच्चा भी है, एडल्ट भी साथ साथ रहते हैं। सो उसी हिसाब से जब बच्चा बाहर भी जाते हैं, दूसरे से मिलते हैं जो वैक्सीनेटेड है, और उसको भी इम्यूनिटी बढ़ चुके हैं। सो एज मोर एंड मोर ऑफ द पॉपुलेशन हम लोग अगर वैक्सीन देंगे तो हमारे लिए फायदा है कंट्रोल करने के लिए। और इसी हिसाब से अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं 15 साल के नीचे भी बच्चों को देने के लिए, एक वेरी बिग स्टेप इन इंडिया, एंड आई थिंक स्कूल्स
स्कूल्स खुल गए हैं, सब बाहर आ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं, इसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो और एक चीज सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अहम हो जाता है, वक्त कम है हमारे पास। शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि जब सारे स्कूल खुल गए हैं तो माँ बाप की इच्छा है और मांग है कि स्पेशल बच्चों के लिए क्यों नहीं खुल रहे हैं स्कूल। इधर महाराष्ट्र के सभी जगह स्कूल खुलने लगे हैं, मामले कम होने लगे हैं, लेकिन शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम और विशेष जरूरतें वाले बच्चों के स्कूलों को अभी खोले जाने की मांग उठी रही है। एक सर्वे के मुताबिक कोरोना की पाबंदियों में ऐसे 29% बच्चे अपने कामकाज के कौशल में पीछे हो गए हैं, जबकि 34% बच्चों में गलत व्यवहार में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसे लेकर चिंता लोगों की बढ़ रही है। एक रिपोर्ट। शारीरिक या मानसिक तौर पर असमर्थ विशेष जरूरतों वाले बच्चों का दिमागी और सामाजिक विकास बीते 2 सालों में काफी प्रभावित हुआ है। अब अभिभावक और एक्सपर्ट्स इनके स्कूलों को खोलने पर जोर डालते हुए सरकार से अपील कर रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूल एक अपर्याप्त विकल्प है, क्योंकि इनके साथ जुड़ने के लिए जो विशेष तौर तरीके अपनाए जाते हैं वो हमेशा स्क्रीन पर संभव नहीं हो पाते। कई बच्चों का बदला हुआ व्यवहार भी अभिभावकों की चिंता बढ़ा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, जिन बच्चों में दिव्यांगता है उनके सीखने के तौर तरीके अन्य बच्चों से अलग होते हैं, जो कि ऑनलाइन माध्यम में नहीं अपनाए जा सकते। इससे टीचर का बोझ बढ़ता है और देखभालकर्ता का भी काम, बच्चों के सीखने में कमी रह जाती है। ये सिलसिला पिछले 700 दिनों से चल रहा है। मुंबई महानगर पालिका ने रेगुलर स्कूल्स को खोलने की अनुमति दे दी है। हमारी दरख्वास्त है कि हम स्पेशल नीड स्कूल्स को भी शुरू करने की अनुमति दी जाए, ताकि हमारे बच्चे भी सीख सकें, तरक्की करें, जो उनका हक है। हमें गवर्नमेंट को ये बताना है कि जो स्पेशल बच्चे हैं इनको अपने स्कूलों की, फिजिकल स्कूलों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनको एब्स्ट्रैक्ट जल्दी समझ में नहीं आता है और उस करके इनको ऑनलाइन क्लासेस का इतना फायदा नहीं होता जितना कि मेन स्ट्रीम बच्चों को फायदा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के साथ यही है कि आप प्लीज इनका टीकाकरण कीजिए, घरों में कीजिए, स्कूल में कीजिए और इनको स्कूल में जल्दी से जल्दी आने की छूट दीजिए। अच्छा था, पूरा अच्छे ही चल रहा था, फिर लॉकडाउन के बाद वो पूरा एकदम डल हो गया। घर में बाहर भी हम नहीं लेके जा सकते थे, घर के बाहर भी। तो हम चाहते कि स्कूल जल्दी शुरू हो तो बच्चे थोड़ा फ्री हो। ये बच्चों को ज्यादा जरूरत है कि बाहर निकले, सब देखे। बौद्धिक विकास विकलांगता वाले बच्चों और वयस्कों के साथ काम कर रहे जय वकील फाउंडेशन ने अपने सर्वे में पाया है कि 29% बच्चे अपने क्रियात्मक कौशल में पीछे हुए हैं। लगभग 34% छात्रों में गलत व्यवहार बढ़ा है। महाराष्ट्र के स्कूलों से इकट्ठा किए गए डेटा में इन्होंने पाया कि केवल 26% स्कूल ही ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे थे। बाकी फोन कॉल, व्हाट्सएप और कभी कभी घर के दौरों के माध्यम से ऐसे बच्चों को पढ़ाते हुए दिखे जो स्पेशल नीड वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल नहीं थे। मनोचिकित्सक बताते हैं कि ऐसे बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ा है और समझने पढ़ने की क्षमता घटी है। इनके अंदर चिड़चिड़ापन काफी बढ़ गया है, अग्रेशन बहुत बढ़ गया है। सेकंड है सोशल डोमेन के अंदर इनकी जो कैपेसिटी थी, जो सोशल स्किल्स थे, जो सोशल स्किल्स इतने मेहनत के बाद डेवलप किए गए थे, वो सारे अनलर्न हो चुके हैं। और थर्ड है इनकी लर्निंग के ऊपर, इनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी के ऊपर असर हुआ है। वैसे तो तमाम बच्चों के सामाजिक और दिमागी विकास पर कोविड की पाबंदियों ने प्रभाव डाला है, पर ऐसे बच्चों पर मार कहीं ज्यादा बड़ी है। वैसे बीएमसी मुंबई में इस हफ्ते ऐसे स्कूलों का दौरा कर हालात का जायजा लेने वाली है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला दे कि दोनों डोज जरूर लें अपने टीके की और मास्क जरूर पहने। नमस्कार।